देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। मोदी सरकार लौह पुरुष की जयंती को जयंती पखवाड़े के तौर पर मना रही है और विविध आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सरदार को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी के तमाम नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र निर्माता बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई भाजपा नेताओं का यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन किया है, इसीलिए सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का राष्ट्र निर्माण में योगदान नकार दिया गया। बीजेपी नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना सुखद संयोग है, इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा, तो आजादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूं कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए श्रेय मिले, इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, उन्होंने उन हर एक क्रांतिकारी और उन नेताओं को सही रूप में इतिहास में दर्ज किया, जिन्होंने इस देश की आजादी और इस देश की आजादी के बाद इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। भाजपा नेताओं के इन बयानों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस विचारधारा पर चल रही है, सरदार पटेल ने आजीवन उसका विरोध किया। वो धार्मिक कट्टरता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। भाजपा किस आधार पर उनकी विरासत का दावा करती है? भाजपा सभी महान पुरुषों पे अपना अधिकार या कब्जा नहीं समझे। जितना सम्मान भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए करती है, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम इन महान पुरुषों का करते हैं। और इसलिए भाजपा इन चीजों का प्रचार प्रसार ना करके वास्तविकता में इनका सम्मान है तो वो अपनी जयंती उनके वो बनाए। बाकी काहे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के क्या विषय? हर चीज पे कांग्रेस पे आरोप लगाने की जगह 21 साल से सत्ता में है, वो अपनी कार्यशैली देखें, अपने गिरेबान में झांकें। परिवारवाद और नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक एकाधिकार हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा इसे आंतरिक लोकतंत्र की विहीनता से जोड़कर कांग्रेस को घेरती रही है। लौह पुरुष सरदार पटेल के बहाने एक बार फिर भाजपा ने कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सरदारी सियासत, जी हाँ, देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम भी अलग अलग जगह किए जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी विचारधारा और कार्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं, जिनकी विचारधारा एकता में विश्वास रखने की, यूनिटी में विश्वास रखने की, विभाजनकारी नीति के विरोध में थी। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश को चला रहे हैं, देश का विकास करने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ ही बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि विपक्ष कांग्रेस ने सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन किया है, बाकी सबके योगदान को देश की आजादी में एक सिरे से नकार दिया।
हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि महापुरुषों पर जो सियासत होती है या उनके विचारधारा पर चलने की बात जब राजनीतिक दल करते हैं तो वे करते करते कब अपना हित साधने लग जाते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज 150वीं जयंती पर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, गांधीवाद की राजनीति करती है और सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन करती है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। सरदार पटेल की वैचारिक विरासत पर क्यों हो रही सियासत? कैसे सरदार पटेल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं पीएम मोदी? क्या सरदार पटेल के बहाने नेहरू गांधी परिवार पर बीजेपी साध रही निशाना? क्या सचमुच एक परिवार के महिमा मंडन तक सीमित रह गई कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रिजगोपाल लोया जुड़ गए, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिजगोपाल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि 150वीं जयंती लौह पुरुष सरदार पटेल की मना रहे, अलग अलग जगह आयोजन कर रहे हैं और बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि उन्हीं की विचारधारा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधना या कार्यक्रम के दौरान अलग अलग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अलग अलग मंत्रियों ने कहा, जहां पर भी कार्यक्रम किए कांग्रेस पर यह निशाना साधा गया है कि परिवारवाद की राजनीति या सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन कांग्रेस ने किया। आखिर क्यों, इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि फिर सवाल यही उठ रहे हैं ना कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा की बात की जाए तो वो यूनिटी की बात करते हैं, विभाजनकारी राजनीति के या इस तरह की चीजों के वो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो यूनिटी, वो एकता यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। रशिता जी, सबसे पहले तो आज सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। आज पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। आज हम देश को जिस तरीके से देख रहे हैं वो शायद ना देख पाते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष गृह मंत्री नहीं। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का मामला तो अकेले नेहरू जी ने रखा था, बाकी जो 569 रियासतें थी उसमें जहां से बैठकर आप मुझसे संवाद कर रही हैं और मैं जहां से बैठकर आपसे संवाद कर रहा हूं, ये क्षेत्र भी 1947 के 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। 1 जून 1949 को इसका भी भारत गणराज्य में विलय हुआ। ये भोपाल रियासत थी जहां का नवाब हमीदुल्लाह खान था। और सरदार पटेल का हम अभिनंदन करते हैं कि आज हम भारतवर्ष का हिस्सा हैं। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव का क्षण है और उसको अगर प्रदर्शित करते हैं, उसको उद्घाटित करते हैं। और एक बात और है कि जब पहले प्रधानमंत्री का चयन हुआ था इस देश में 1947 में, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों को अपना मत देना था। 16 मतों में से 13 मत सरदार पटेल के पक्ष में थे, 1 मत पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में था और 2 मत कृपलानी जी के पक्ष में थे। मगर ये कांग्रेस का चरित्र है कि जिसे एक भी वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बने। परंतु आज उसमें नहीं जाना चाहता। आज विषय ये है कि देश की एकता और अखंडता के लिए यदि हम सरदार पटेल को याद करेंगे तो उनके साथ काम करने वाले अपने आप याद आ जाएंगे, उनके समय की परिस्थितियां अपने आप याद आ जाएंगी कि किस तरह 569 रियासतों में से 568 का जुम्मा संभाला सरदार पटेल ने और 1 का जुम्मा संभाला माने जवाहरलाल नेहरू जी ने। और क्या स्थिति बनी वो आज पूरा देश जानता है, उस स्थिति को समझता है और पूरा उस स्थिति को देख रहा है। मगर धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने माननीय सरदार पटेल जी का वह स्वप्न पूरा करने का काम किया कि एक रियासत जो छूट गई थी उसे भी भारत का में संपूर्ण विलय करने का काम किया। इसके लिए निश्चित तुलना होनी चाहिए कि सरदार पटेल और मोदी जी की तुलना होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, राजनीतिक दल करें या ना करें, जनता कामों का मूल्यांकन करती है, जनता नेताओं के चरित्रों की तुलना जनता को करती ही करना चाहिए, जनता ही करेगी। फिरोज जी जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी। रशिता जी, इनसे पूछिए कि सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था, उनको सरदार क्यों कहते थे? अब इतना ज्ञान दिया तो ये और बताते हैं थोड़ा सा। माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं,
जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये इनकी सरकार। लोया जी तो खाली जो सरकार ने किया उसकी बात कर रहे हैं। जरा मुझे ये भी और जवाब पता लगवा दीजिए तो फिर मैं आगे की बात बोलूं। ब्रज गोपाल जी जवाब देंगे? कौन? रिश्ता जी, ये आपको समझ में आया क्या प्रश्न? मैं हर प्रश्न का जवाब देने उपलब्ध हूँ, उपस्थित हूँ, मगर प्रश्नकर्ता को तो मालूम हो कि किस बात का जवाब वो हमसे पूछ रहे हैं। इस बात का जवाब पूछ रहे हैं कि उन्हें सरदार का कैसे कहते हैं। कल कोई कहेगा कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहते हैं, ये कोई प्रश्न है? प्रश्न करने का थोड़ा साहस करिए, प्रश्न करिए ना। मैंने अभी आपसे प्रश्न किया है फिरोज जी कि आप जिस सल्तनत में रहे हैं, अभी आज रह रहे हैं, और मेरे और आपके पिता जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य का विलय सरदार पटेल के कारण 1 जून 1949 को भारत में हुआ या नहीं हुआ? प्रश्न इस बात का है। और मैं फिर से कहता हूं, ना नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को, जो अब भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम क्या कहते हैं? केवल आप नारा लगाते रहे, काम नहीं किया। एक गांधी का नाम रख लिया मगर गांधी के नैतिक मूल्यों की हत्या कर दी। सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया मगर सरदार पटेल के विचार की हत्या कर दी। और जब वो हत्या का जो विचार आपने जो प्रयास किए हैं, वो जब बाजार बाहर आते हैं, उनको जब उद्घाटित होते हैं नेताओं के मुंह से, जनता के मुंह से, या राजनीतिक विश्लेषकों के मुंह से, तो आपको बड़े पसीने छूटते। ठीक है फिरोज जी, बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखिए, सरदार पटेल को सरदार इसलिए कहते हैं कि उन्होंने बारडोली का सत्याग्रह किया था और वहां के किसानों ने उनको सरदार की उपाधि दी। और नरेंद्र मोदी उनकी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। ये किसानों के रास्ते में कीले लगा रहे हैं, उनके ऊपर बुलेट शेल चला रहे हैं, उनके ऊपर दीवारें खड़ी कर रहे हैं, उनसे संवाद नहीं कर रहे हैं। और सरदार पटेल जो थे, वो उनकी विचारधारा थी कि उन्होंने जो है किसानों के लिए सत्याग्रह किया था, इसलिए वो सरदार कहलाते थे। नंबर 2 बात, ये 3 ही स्टेट नहीं थी, जूनागढ़ स्टेट, हैदराबाद निजाम स्टेट या भोपाल स्टेट। एक स्टेट और थी, जोधपुर स्टेट। जोधपुर स्टेट जो थी वो मर्ज हो गई थी पाकिस्तान में, और जो महाराजा थे जोधपुर के, वो जिन्ना के साथ ट्रीटी करे आए थे। सरदार पटेल ने तिरस्कार झेला अपने आप के ऊपर, और उन्होंने जोधपुर की जो ट्रीटी थी जिन्ना की, वो कैंसिल कराई और भारत में मर्ज कराया जोधपुर स्टेट को, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टेट थी ग्वालियर स्टेट के बाद। तो सरदार पटेल जो थे वो बहुत महान नेता थे। ये मंच पे चिल्लाने वालों से सरदार पटेल का कुछ नहीं, आप उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते, ये अलग बात है। लेकिन वो विपक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब आप वही जो है उनको नहीं बता रहे, या उनके योगदान को सिरे से नकार दे रहे हैं, या ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन आपने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के 1956 में भारत मध्य प्रदेश बना, 61 में हमारा मंत्रालय बना, उसका नाम क्या है? वल्लभ भवन। इन्होंने तो मंत्रालय कर दिया था, हमने कह दिया था कि वल्लभ भवन हटाया नाम ना, तो हम जाके खुद लिखे आएंगे, और इनसे वल्लभ भवन हम ही ने लिखवाया है उससे। आज वल्लभ भवन और नीचे लिए लिखते हैं मंत्रालय। इनकी हिम्मत नहीं है ये पोत दें उसको, वल्लभ भवन को। और अब तीसरी बात सुनिए, लोया जी, सरदार पटेल वो काम करके गए जो काम कोई और नहीं कर सकता था। सरदार पटेल संघ को बैन कर गए, और सरदार पटेल ने अपनी कलम से लिखा था कि गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ था। उनकी फाइलें आप ले लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन में। और ये भी संघ से कहलवा दिया उन्होंने कि आजीवन राजनीति में हम बैन खोल रहे हैं, लेकिन राजनीति में अपना योगदान नहीं रहेगा, संघ राजनीति में भाग नहीं लेगा। आज भी बुर्खा पहन के ही वो राजनीति करता है ये लोग जो है ना। ठीक है ब्रज गोपाल जी, इस पर प्रतिक्रिया रुकिए एक मिनट। और एक बात बताइए, सरदार पटेल को हमने कभी नहीं भुलाया। सरदार पटेल के नाम के स्कूल हैं, सरदार सरोवर डैम है। 1975 में सरदार सरोवर डैम जो है उसका शिलान्यास किया था इंदिरा गांधी ने। और एक चीज और बताता हूं, जो काम सरदार पटेल नहीं कर पाए अपने जीवन में, किसी कारणों से भूल गए, वो काम भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। सन 1962 में हमने गोवा एक्शन किया, गोवा को मिला लिया अपने अंदर और पुर्तगालियों को भगा दिया। ठीक है। उसके बाद हमने पुडुचेरी को फ्रांस से आजाद कराया, वो भारत में मिलवा लिया। 1967 में जो था सिक्किम को चाइना से हटा दिया और है ना भारत का अभिन्न अंग बना दिया। तो और उसके बाद
1975 में 72 में इंदिरा जी ने जो था ईस्ट पाकिस्तान खत्म कर दिया और बांग्लादेश बनवा दिया। और ये जो चिकन नेक है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का, और जितनी नॉर्थ ईस्ट की है वो सबकी सब है। आज सरदार पटेल होते तो ये क्या अमित शाह जैसे गृह मंत्री होते? चलिए ठीक है, अरे जवाब लूंगी, उससे पहले गौरव जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट हो गया, समय सबका करना है। 1 मिनट फिरोजी, मैं दोबारा आ जाऊंगी ना आपके पास। अरे एक लाइन और बोलने दीजिए ना। वो होते तो ऐसे गृह मंत्री होते। आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा, कुकी और मैथियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। गौरव जी, अरे महापुरुषों पर सियासत तो एक राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कितना सही है जिस तरह बातें की जा रही है। और आज वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जो विपक्ष को लेकर बीजेपी ने कहा है, और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। ठीक है, रुक जाइए फिरोजी, दोबारा आऊंगे। 1 मिनट रुक जाइए, आपकी बात सुनने में पूरी 1 मिनट अध्यक्ष थे ये, ठीक है, बात का गर्व है मुझे। ठीक है गौरव जी। ऋषिता जी, जितना प्रेम गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के पीछे आपस में रहा होगा, जो इतिहास हमने पढ़ा है, मैं उसके आधार पर ये बात कर रहा हूँ। अगर उसके मुकाबले आज हम देखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि शायद पटेल, गांधी और नेहरू की कभी बनती नहीं। और ये तथ्य सार्वजनिक पोर्टल पर जिस तरीके से भी आए हैं, उन्होंने भी लाने का काम किया है, वो इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का काम है। अभी एक मंत्री जी की आपकी बाइट सुन रहा था, वो कश्मीर के लिए गांधी और नेहरू को तो दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जबकि धारा 370 को लेकर के सरदार पटेल ने भी संसद में पूरी बहस को सुना था। नेहरू उस समय बाहर थे, जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर कहना हूं। और सरदार पटेल ने उसे उस समय उचित बताया कि धारा 370 लागू होना चाहिए। ठीक है, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 150वीं जयंती मनाना उनका कर्तव्य है। हर सरकार का कर्तव्य है कि देश में जो भी व्यक्ति शहीद हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी देश में बेहतर काम किया है, उनकी याद में हमें कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 इतिहास मैं भारतीय जनता पार्टी के भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के भी आएंगे उसमें। पूरी पार्टी को खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस तरीके से एक किनारे पर कर दिया गया, और आज पूरा नेतृत्व मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन आप यहाँ भी तो तुलना कीजिए ना। कल आने वाले समय में कोई पार्टी या पार्टी के अंदर ये बात उठेगी कि आखिर आडवाणी जी को दरकिनार क्यों किया गया था, मोदी जी क्यों आगे बढ़ते रहे। पहली दूसरी चीज, जिस मध्य प्रदेश में जो नेता संगठन का चुनाव हार गया, उसे प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, बाद में उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। और 4 बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप जिस व्यक्ति के कारण आपकी 4 बार सरकार बन रही है, आप उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस में भी ऐसे इतिहास की भरमार है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा की बात करें, हम कांग्रेस में भी बात कर लें। कांग्रेस के अंदर हम गांधी परिवार की बात कर लें कि प्रियंका को कितना देर से आगे लाने का मौका दिया गया। अगर इन चीजों पर बात करेंगे तो ये अनर्थक बहस होगी, निरर्थक बहस होगी। जो सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जो नेहरू ने काम किए हैं, हमें उसको दृष्टिगत रखते हुए अपनी भावनाएं उनके प्रति समर्पित करना चाहिए और देश को आगे ले जाने का काम करना चाहिए, ना कि उस समय की परिस्थितियों की तुलना करते हुए एक दूसरे को विलेन ठहराने का काम। परिस्थितियों में काफी अंतर। गौरव जी, एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी मैं कि सिर्फ अपना हित साधने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए है, महापुरुषों पर सियासत तो लंबे समय से देश भर में चली आ रही है, सिर्फ अपना हित साधने के लिए उनका उपयोग ना किया जाए या उनके वैचारिकता, विचारधारा का उपयोग ना किया जाए। गौरव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आप उनके अनुसरण कीजिए, उनका देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए, लेकिन इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम न करें और उन नेताओं की आपसी लड़ाई को गलत तरीके से प्रस्तुत ना करें। मतभेद उस समय भी सरदार पटेल, नेहरू और गांधी के बीच में हुआ करते थे। मतभेद आज भी मोदी, आडवाणी
और राजनाथ सिंह के बीच में है। लेकिन अगर इसे हम गलत दृष्टिकोण के साथ गलत तरीके से सार्वजनिक पोर्टल पर लेकर आएंगे तो इतिहास बिगड़ेगा, सुधरेगा। ब्रज गोपाल जी, मुझे तो केवल दो बातें कहनी है। आदरणीय गौरव जी ने पूरा इतिहास बताया और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 370 कश्मीर में लगे इसका विरोध सरदार पटेल ने किया। दूसरी बात, जब प्रदेश देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो जो मत विभाजन मैंने बताया है उसमें क्या हुआ, ये भी ऐतिहासिक सत्य है। और एक ऐतिहासिक सत्य और है जो फिरोज जी बताना भूल गए, तो 1964 में नर्मदा परियोजना और सरदार सरोवर की रचना की गई मगर उसे कभी पूरा नहीं होने दिया। आप याद करिए। और जो अभी कह रहे थे कि बारडोली में किसानों के लिए आंदोलन किया था, वो ये भूल गए कि वही सरदार सरोवर आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के किसानों की तकदीर बदलने का काम कर रहा है। जहां एक बूंद पानी नहीं था वो हरियाली से लहलहा रहे हैं वहां के। ये सरदार पटेल की स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। मध्य प्रदेश को पानी भी मिला और बिजली भी मिली। और एक बात कह के अपनी बात कर, लंबी बात नहीं करूंगा प्रशिता जी, एक बात और कह के बात कर दूं। जो अभी आप सुन रहे थे लगातार हमारे कांग्रेस के मित्र फिरोज भाई को, लगातार इंदिरा गांधी के कामों को आगे बढ़ा के पुनः वो सरदार पटेल को छोटा करने का काम कर रहे थे। और हमारा विरोध केवल ये है कि सरदार पटेल के कामों का आभा मंडल को बढ़ने दीजिए। आने वाली पीढ़ी जान सके कि एक लौह पुरुष ऐसा भी था जिसने भारत के लिए समर्पित भाव से ये काम किया। मगर आप नेहरू गांधी परिवार के आवरण निकाले जा रहे हैं ब्रज गोपाल जी, सरदार पटेल के बहाने नेहरू और गांधी पर निशाना साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि सरदार साहब महान थे, ये कहते ही अगर किसी का अपमान हो जाता है तो आप समझिए ना, फिर समझिए ना कि किस तरह ऐतिहासिक सत्यों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। एक बात और बताऊं, वो समय जा चुका जब लोगों के पास सूचना का अभाव था। आज लोगों के पास प्रत्येक सूचना है, लोग सैकड़ों किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों के पास हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केवल एक सरदार पटेल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस को नहीं भुला दिया गया? 176 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम रखने के बावजूद क्या सरदार पटेल के नाम का एक बड़ा स्मारक बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। वो एक अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, सरदार साहब की स्मृतियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब हम करते हैं तो वो चुभता क्यों है? फिरोज जवाब देंगे, क्यों चुभता है फिरोज जी, बताइए। बताती है ये फिर झूठ बोल रहे हैं। इनको अब वक्त आपने कम दिया है। सरदार सरोवर डैम जो है, ये सरदार सरोवर डैम 1964 में शुरू हुआ। 2002 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, जब तक उसका 75% काम हो चुका था। चूंकि उसकी फिलिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि क्षेत्र के मुआवजे नहीं हुए। सुनते जाइए, अरे भाई साहब आप सुनते तो जाइए। मैं तो वहाँ इंडस्ट्रियल टूर में गया हूँ, मुझे तो पता है ना, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो इंडस्ट्रियल टूर में गया हूँ। दूसरी चीज, सरदार पटेल या भोपाल में ही 2 स्कूल हैं उनके नाम से। और भी आपको कितने संस्थान सरदार पटेल के, वल्लभ भवन उन्हीं के नाम का, जो सबसे बड़ा हमारा राजकारण का संस्थान है। ये कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री ऐसे विचारधारा की कौन? समय की वैसे कमी है, समय की कमी है। जल्दी से फिरोज जी अपनी बात ये इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं कि ये इतने महान छोटी है कि सरदार पटेल, मैंने कहा ना कि मुझे फक्र है इस बात का कि सरदार पटेल ने मेरी पार्टी का नेतृत्व किया था किसी समय में। ये इतने छोटे लोग हैं कि ये सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति का इस्तेमाल जो है आज वोटों के लिए कर रहे हैं। गलत इतिहास रच रहे हैं। 370 अगर लगी थी तो उसकी वजह कांग्रेस ने वो ट्रीटी थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया था जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए चलिए ठीक है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, किसी की भी विचारधारा जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है। सरदारी सियासत, क्योंकि इस तरह की बातें आज कुछ हुई है जिस पर सियासत गरमाई है सरदार पटेल को लेकर, जहां बीजेपी ने सीधे विपक्ष पर यह निशाना साधा है कि बाकी महापुरुषों के काम को या उनके योगदान को देश की आज़ादी में सिरे से नकार दिया गया है और सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन कांग्रेस हमेशा से करती आई है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी विचारधारा को बीजेपी ही आगे बढ़ा रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि इतिहास
के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी जनता अब जागरूक है और समझदार भी है और उसको सब समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और उसका जवाब वो समय आने पर देती भी है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।